क्या री इवैल्यूएशन कराने से सच में नंबर बढ़ते हैं? क्या कैरी वाले छात्र थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर में जा सकते हैं? एसबीटीई के नए नोटिस में क्या लिखा है? पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा हब। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एसबीटीई बिहार का रिजल्ट 9 जून 2026 को शाम 5 बजे जारी कर दिया गया है। रिजल्ट के साथ ही एसबीटीई ने री इवैल्यूएशन को लेकर एक महत्वपूर्ण नोटिस भी जारी किया है। अब सवाल यह है कि री इवैल्यूएशन क्या होता है और क्या आपको री इवैल्यूएशन कराना चाहिए या नहीं। अगर किसी छात्र के किसी विषय में कैरी लग गया है और उसे पूरा विश्वास है कि उसकी कॉपी में उससे ज्यादा अंक मिलने चाहिए थे, तो वह री इवैल्यूएशन के लिए आवेदन कर सकता है। आज की इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे री इवैल्यूएशन क्या है, कितना मार्क्स होने पर री इवैल्यूएशन कराना चाहिए, री इवैल्यूएशन कराने से मार्क्स बढ़ते हैं या नहीं, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर में जाने कौन कौन से छात्रों थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर में प्रमोट हो सकते हैं। इन सभी महत्वपूर्ण सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण जानकारी। सबसे पहले बात करते हैं री इवैल्यूएशन आखिर होता क्या है। री इवैल्यूएशन का मतलब होता है आपकी उत्तर पुस्तिका कॉपी की दोबारा जांच। यदि किसी विषय में आपका कैरी लग गया है, यानी आप उस विषय में पासिंग मार्क्स प्राप्त नहीं कर पाए हैं, तो आपको री इवैल्यूएशन के लिए आवेदन करने का मौका दिया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, एक्सटर्नल एग्जाम 70 मार्क्स का होता है और पास होने के लिए कम से कम 40% यानी 28 मार्क्स लाना जरूरी होता है। यदि आपके 28 से कम अंक आते हैं तो उस विषय में कैरी लग जाता है। अब सवाल यह है कि क्या देखिए, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। री इवैल्यूएशन में नंबर बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं या फिर पहले जैसे ही रह सकते हैं। कई छात्रों के साथ ऐसा हुआ है कि उन्होंने री इवैल्यूएशन कराया लेकिन रिजल्ट में कोई बदलाव नहीं हुआ। तो किन छात्रों को री इवैल्यूएशन कराना चाहिए? मेरी राय में री इवैल्यूएशन तभी कराइए जब आपको अपने प्रदर्शन पर पूरा विश्वास हो। उदाहरण के लिए, यदि आपके 8 से 9 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस सही हुए थे और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी आपने लगभग सभी प्रश्नों का उत्तर लिखा था, केवल 1 से 2 प्रश्न छूटे थे, फिर भी आपके केवल 22, 24 या 26 मार्क्स आए हैं, तो ऐसी स्थिति में री इवैल्यूएशन कराने पर विचार किया जा सकता है, क्योंकि ऐसे मामलों में यह संभावना रहती है कि कहीं ना कहीं मूल्यांकन में कुछ अंक छूट गए हों। लेकिन यदि आपको खुद लगता है कि पेपर बहुत अच्छा नहीं गया था, तो केवल नंबर बढ़ने की उम्मीद में री इवैल्यूएशन कराना सही निर्णय नहीं होगा। इसलिए री इवैल्यूएशन का निर्णय सोच समझकर और अपने वास्तविक प्रदर्शन को ध्यान में रखकर ही लें। अब बात करते हैं कि एसबीटीई ने री इवैल्यूएशन को लेकर क्या आधिकारिक नोटिस जारी किया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, रिजल्ट जारी होने के कुछ ही समय बाद लगभग शाम 6 बजे एसबीटीई बिहार द्वारा री इवैल्यूएशन से संबंधित एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया गया। नोटिस का विषय था पुनर्मूल्यांकन री इवैल्यूएशन हेतु ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में। नोटिस के अनुसार मई 2026 में आयोजित सेमेस्टर 2 आर एवं 6 ओल्ड एंड न्यू सिलेबस तथा पीटीडी सेमेस्टर 2 आर 6 एवं 8 परीक्षा 2026 के परीक्षार्थियों के लिए री इवैल्यूएशन पोर्टल खोला जाएगा। यदि कोई छात्र अपने किसी विषय के प्राप्तांक से संतुष्ट नहीं है और अपनी उत्तर पुस्तिका का पुनर्मूल्यांकन कराना चाहता है, तो वो 10 जून 2026 से 16 जून 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि री इवैल्यूएशन के लिए 1500 रुपये प्रति विषय शुल्क निर्धारित, यानी अगर आप केवल एक सब्जेक्ट का री इवैल्यूएशन कराते हैं तो 1500 रुपये शुल्क लगेगा। यदि 2 सब्जेक्ट्स का कराते हैं तो 3000 रुपये, 3 सब्जेक्ट्स का 4065 और 4 सब्जेक्ट्स का री इवैल्यूएशन कराते हैं तो कुल 6000 रुपये शुल्क देना होगा। इसलिए आवेदन करने से पहले अच्छी तरह सोच विचार कर लें कि जिस सब्जेक्ट में आप री इवैल्यूएशन कराना चाहते हैं उसमें वास्तव में अंक बढ़ने की संभावना है या नहीं।
स्क्रीन पर आप आधिकारिक नोटिस की देख सकते हैं, जिसमें आवेदन की तिथि और शुल्क से संबंधित पूरी जानकारी दी गई है। अब बात करते हैं उन छात्रों की जिनके किसी विषय में काफी कम अंक आए हैं। मान लीजिए आपके किसी विषय में 20, 22 या 24 अंक आए हैं और साथ ही किसी दूसरे विषय में आपके 60% या उससे अधिक अंक है। ऐसी स्थिति में री इवैल्यूएशन आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। क्यों? क्योंकि यदि री इवैल्यूएशन के बाद उस कैरी वाले विषय में 1 से 2 अंक भी बढ़ जाते हैं, तो आपको पास होने का मौका मिल सकता है। इसके अलावा एसबीटी के नियमों के अनुसार ग्रेस मार्क्स का भी प्रावधान रहता है, जिसके तहत कुछ परिस्थितियों में अधिकतम 5 अंक तक की राहत मिल सकती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी विषय में आपके अच्छे अंक हैं और दूसरे विषय में आप पासिंग मार्क्स से थोड़ा पीछे हैं, तो री इवैल्यूएशन के बाद बढ़े हुए अंक और ग्रेस मार्क्स मिलाकर आपका कैरी हट सकता है। हालांकि ये पूरी तरह एसबीटीई के नियमों और आपके वास्तविक अंकों पर निर्भर करता है। इसलिए आवेदन करने से पहले अपने सभी विषयों के अंक अच्छी तरह देख लें। अगर आपके किसी विषय में 60% से अधिक अंक हैं और कैरी वाले विषय में आप पासिंग मार्क्स के काफी करीब हैं, तो री इवैल्यूएशन कराने पर विचार किया जा सकता है। लेकिन ध्यान रखें, री इवैल्यूएशन में पास होने की कोई गारंटी नहीं होती। इसलिए केवल उन्हीं विषयों में आवेदन करें जिनमें आपको वास्तव में लगता है कि मूल्यांकन के दौरान अंक छोटे हो सकते हैं। हम आपको यह भी बता दें कि यदि आपको पूरा विश्वास है कि आपने कॉपी अच्छी लिखी है और आपके अंक अपेक्षा से काफी कम आए हैं, तो आप बिना किसी चिंता के री इवैल्यूएशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको लगता है कि परीक्षा उतनी अच्छी नहीं गई थी, तो केवल उम्मीद के आधार पर री इवैल्यूएशन कराना सही फैसला नहीं होगा। ऐसी स्थिति में आप सप्लीमेंट्री एग्जाम का विकल्प चुन सकते हैं। जैसा कि हर वर्ष होता है, एसबीटीई रिजल्ट जारी होने के कुछ दिनों बाद सप्लीमेंट्री एग्जाम का नोटिस भी जारी करता है। इसमें फॉर्म भरने की तिथि और परीक्षा कार्यक्रम की जानकारी दी जाती है। यदि आपके किसी विषय में कैरी लगा है, तो आप सप्लीमेंट्री एग्जाम देकर उस विषय को क्लियर कर सकते हैं। सप्लीमेंट्री एग्जाम का शुल्क री इवैल्यूएशन की तुलना में काफी कम होता है और कई छात्रों के लिए यह बेहतर विकल्प साबित होता है। अगर आपके अंक पासिंग मार्क्स के बहुत करीब हैं, जैसे 25, 26 या 27 हैं, और आपको लगता है कि कॉपी में अंक बढ़ने की संभावना है, तो री इवैल्यूएशन कराया जा सकता है। लेकिन यदि अंक काफी कम है, तो सप्लीमेंट्री एग्जाम की तैयारी करना ज्यादा समझदारी होगी। इसलिए अंतिम निर्णय लेने से पहले अपने सभी विषयों के अंक, अपनी तैयारी और संभावनाओं को ध्यान में रखें। सही विकल्प चुनकर आप अपना समय और पैसा दोनों बचा सकते हैं। अब आगे बात करेंगे थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर में प्रमोशन के नियमों की, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अब बात करते हैं थर्ड सेमेस्टर में जाने के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। आपकी स्क्रीन पर एसबीटीई का आधिकारिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिखाई दे रहा होगा। इसे आसान हिंदी में समझते हैं। नियम के अनुसार फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर को मिलाकर यदि किसी छात्र का 4 से अधिक थ्योरी या प्रैक्टिकल पेपर में कैरी है, या वह 4 से अधिक पेपर में अनुपस्थित एब्सेंट रहा है, तो उसे फेल माना जाएगा। ऐसे छात्र थर्ड सेमेस्टर में नामांकन एनरोलमेंट कराने के पात्र नहीं होंगे। उन्हें पहले फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर के कैरी पेपर को पास करना होगा। वहीं यदि किसी छात्र के फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर को मिलाकर अधिकतम 4 पेपर तक कैरी है, तो उसे कैरी के साथ थर्ड सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया जाएगा। यानी आसान भाषा में समझे तो 1, 2, 3 या 4 पेपर में कैरी है, थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन मिल जाएगा। 4 से अधिक पेपर में कैरी है, थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन नहीं मिलेगा। मैक्सिमम। इसलिए सबसे पहले अपने फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर के कुल कैरी पेपर की संख्या जरूर जांच लें। यदि कैरी पेपर 4 या उससे कम है, तो आपको थर्ड सेमेस्टर में जाने में कोई समस्या नहीं होगी। अब बात करते हैं फिफ्थ सेमेस्टर में जाने के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। आपकी स्क्रीन पर एसबीटीई का आधिकारिक नियम दिखाई दे रहा होगा। आइए इसे आसान हिंदी में समझते हैं।
नियम के अनुसार यदि किसी छात्र के फोर्थ सेमेस्टर में 2 से अधिक थ्योरी या प्रैक्टिकल पेपर में कैरी है या वो 2 से अधिक पेपर में एब्सेंट रहा है तो उसे फेल माना जाएगा। ऐसे छात्र फिफ्थ सेमेस्टर में एनरोलमेंट कराने के पात्र नहीं होंगे। उन्हें पहले फोर्थ सेमेस्टर के कैरी पेपर पास करने होंगे। वहीं यदि किसी छात्र के फोर्थ सेमेस्टर में अधिकतम 2 पेपर तक कैरी है तो उसे कैरी के साथ फिफ्थ सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया जाएगा। लेकिन फिफ्थ सेमेस्टर में एडमिशन लेने के लिए एक और महत्वपूर्ण शर्त है। छात्र को फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के सभी थ्योरी एवं प्रैक्टिस, यदि इन सेमेस्टर्स में कोई कैरी बचा हुआ है तो फिफ्थ सेमेस्टर में एनरोलमेंट नहीं होगा। आसान भाषा में समझे, फोर्थ सेमेस्टर में 1 या 2 कैरी पेपर हैं, फिफ्थ सेमेस्टर में प्रमोशन मिल सकता है। फोर्थ सेमेस्टर में 2 से अधिक कैरी पेपर हैं, फिफ्थ सेमेस्टर में एडमिशन नहीं मिलेगा। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड सेमेस्टर के सभी पेपर्स पहले से पास होने चाहिए। इसलिए यदि आप फिफ्थ सेमेस्टर में जाने की तैयारी कर रहे हैं तो केवल फोर्थ सेमेस्टर ही नहीं बल्कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड सेमेस्टर के सभी पुराने कैरी पेपर्स भी क्लियर होना जरूरी है। उम्मीद है अब आपको फिफ्थ सेमेस्टर के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरी तरह समझ आ गया होगा। एक और महत्वपूर्ण बात सभी छात्रों को समझ लेनी चाहिए। यदि आप सेकेंड या फोर्थ सेमेस्टर के छात्र हैं और आपके रिजल्ट में सीधे फेल लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि आपको वही, यदि आप सिक्स्थ सेमेस्टर के छात्र हैं तो स्थिति थोड़ी अलग होती है। सिक्स्थ सेमेस्टर में यदि रिजल्ट में फेल दिख रहा है तो आपको केवल उन्हीं विषयों की परीक्षा दोबारा देनी होगी जिनमें आप पासिंग मार्क्स प्राप्त नहीं कर पाए हैं। यानी जिस सब्जेक्ट में आपके 28 मार्क्स से कम है या कैरी लगा हुआ है, केवल उसी सब्जेक्ट का सप्लीमेंट्री एग्जाम देना होगा। जिन सब्जेक्ट्स में आप पहले से पास हैं उनकी परीक्षा दोबारा देने की आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए रिजल्ट देखने के बाद सबसे पहले ये जांच लें कि आपके कितने सब्जेक्ट्स में कैरी है और आपका रिजल्ट कैरी दिखा रहा है या सीधे फेल। उसी के आधार पर आगे की प्रक्रिया तय होगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी री-इवैल्यूएशन, सप्लीमेंट्री एग्जाम और सेमेस्टर प्रमोशन रूल्स की सही जानकारी मिल सके। इस चैनल पर डिप्लोमा इंजीनियरिंग से संबंधित सभी महत्वपूर्ण और सटीक जानकारियां सबसे पहले प्रदान की जाती है। यहां आपको सेमेस्टर एग्जाम अपडेट्स, रिजल्ट अपडेट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, PYQ, इंपॉर्टेंट नोट्स, ई-बुक्स, स्टडी मटेरियल्स और करियर गाइडेंस से जुड़ी जानकारी नियमित रूप से मिलती रहती है। इसलिए यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली किसी भी महत्वपूर्ण अपडेट को आप मिस न करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।